फ्रेंड्स, ये एक और वीडियो है मूवेबल पुलिस का क्वेश्चन का। आप देख सकते हैं कि ये पुली 1 फिक्स्ड है लेकिन पुली 2 मूव कर सकती है। तो हमें बताना है कि M1, M2, M3 के एक्सीलरेशन कितने होंगे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी मूवेबल पुलिस इन्वॉल्व होती हैं तो सभी मासेस का एक्सीलरेशन सेम हो ऐसा कंपल्सरी नहीं होता है, बिकॉज ये पुली मूव करेगी तो M1 M2 के बीच का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट नहीं होगा। M2 M3 के बीच का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होगा विद रिस्पेक्ट टू दिस पुली, बिकॉज ये स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, फिक्स्ड है। तो एनीवे, बिकॉज देयर आर सम मूवेबल पुलीज इन्वॉल्व, तो हम सभी का एक्सीलरेशन सेम नहीं मान सकते। तो सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि हम एक्सीलरेशन 1, एक्सीलरेशन 2, एक्सीलरेशन 3, A1, A2, A3 के बीच में रिलेशन डिराइव करें। तो उसके लिए हमारे पास दो मेथड है, एक वर्चुअल वर्क मेथड है और दूसरा स्ट्रिंग कंस्टेंट मेथड है। तो पहले शॉर्टकट वाला मेथड ले लेते हैं, वर्चुअल वर्क मेथड वाला। वर्चुअल वर्क में हम कहते हैं कि टोटल इंटरनल फोर्सेस जो सभी बॉडीज पे काम करेंगे उनका टोटल वर्क डन कितना होगा, 0 होगा। तो पहले इंटरनल फोर्स कौन से हैं, टेंशन वाले रोप के अंदर, उनको मार्क कर लेते हैं। देखो, और मैं इस पूरे सिस्टम को ग्राउंड रेफरेंस फ्रेम से देखता हूं। अब ये बात ध्यान से सुनिए, बिकॉज मैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड रेफरेंस फ्रेम देख रहा हूं और मैंने एज्यूम कर लिया कि ये मास ऊपर जा रहा है और ये पुली ऐसे नीचे जा रही है। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देख रहा हूं, ध्यान से सुनिए। इसलिए अगर ये पुली नीचे जाएगी तो M2 M3 दोनों नीचे जाएंगे। विद रिस्पेक्ट टू पुली 2 अगर देखूंगा तो ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, और ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर आएगा। लेकिन अगर मैं ग्राउंड से देखूंगा तो बिकॉज पुली 2 नीचे आ रही है तो M2 M3 भी नीचे जाते हुए नजर आ सकते हैं मुझे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इस क्वेश्चन में आपको ध्यान ये देना है कि अगर आप विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देख रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट आपको बराबर बनानी है कॉमन सेंस से। तो मैंने ये सोच लिया कि ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, ये तो फिक्स्ड है, ये पुली नीचे आ रही है इसलिए ये ब्लॉक भी नीचे आ रहा है और ये ब्लॉक भी नीचे आ रहा है। ये बात हो गई। ये एक्सीलरेशन A1 मार्क कर दिया, ये एक्सीलरेशन A3 मार्क कर दिया और ये A2 मार्क कर दिया, ये AP2 मार्क कर दिया, एक्सीलरेशन ऑफ पुली 2। ये बात है। तो सबसे पहले आपको मूवमेंट ऑफ ब्लॉक्स किस तरफ हो सकती है उसका अंदाजा सही से लगाना है, जो मैंने करके दिखाया आपको कि बिकॉज पुली 2 नीचे आएगी तो मुझे ग्राउंड से लग सकता है कि M2 M3 दोनों नीचे आ रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, अब देखिए क्या होगा कि और इसको खींचेगी M1G फोर्स से, तो ये इसको खींचेगा विद द फोर्स ऑफ T और ये पुल बैक होगा T फोर्स से, एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट। और इसको खींचेगी तो ये फोर्स T डैश हो जाएगा और ये T डैश हो जाएगा। और इसको खींचेगी तो ये पुली 2 को खींचेगा, ये T डैश हो जाएगा और ये T डैश, क्योंकि स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन सेम रहना चाहिए। इन ब्लॉक्स को अर्थ ने खींचा, इन्होंने P2 को खींचा, P2 P1 को खींचेगी और इसमें ऑलरेडी टेंशन T है तो यहाँ पे टेंशन T और यहाँ पे टेंशन T हो गया, एक्शन एंड रिएक्शन। अब ये पुली 2 मासलेस है तो दोनों तरफ फोर्सेस बैलेंस्ड होने चाहिए। तो ये अगर T और ये T डैश है तो ऐसा करते हैं, इनको पहले T बना लेते हैं। तो ये मेरे पास 2T हो जाएगा फ्रैक्शन अवॉइड करने के लिए, फिर ये भी 2T हो जाएगा, ये भी 2T हो जाएगा और ये भी 2T हो गया। ऐसा कर लिया हमने, ठीक है बेटा। तो ये T 2T टेंशन हमने मार्क कर लिए, इस तरह से हो गए। अब टोटल वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस सभी ब्लॉक्स पे 0 होना चाहिए। तो वर्क डन ऑन ब्लॉक 1, वर्क डन ऑन ब्लॉक 2, वर्क डन ऑन ब्लॉक 3 0 होना चाहिए। तो देखो, इस पर फोर्स 2T लग रहा है, इंटरनल फोर्स, और एक्सीलरेशन भी सेम डायरेक्शन में है। तो मैंने आपको बताया वर्क डन ऑन ब्लॉक 1 प्लस वर्क डन ऑन ब्लॉक 2 प्लस वर्क डन ऑन ब्लॉक 3 शुड बी 0 बाय द इंटरनल फोर्सेस। तो 2T फोर्स ऊपर है, एक्सीलरेशन भी ऊपर है, तो लिखूंगा 2T into A1 प्लस, इस पर आते हैं, T फोर्स ऊपर है, एक्सीलरेशन नीचे है, तो वर्क डन नेगेटिव हुआ तो ये हो जाएगा माइनस TA2। यहां पर भी टेंशन ऊपर है, एक्सीलरेशन नीचे है, तो ये हो गया माइनस TA3 इज इक्वल टू 0। T कैंसिल हो गया तो 2A1 मेरे पास आ गया A2 प्लस A3। इस तरह से मुझे एक्सीलरेशंस के बीच का रिलेशन जल्दी से मिल गया वर्चुअल वर्क मेथड से। तो 2A1 इज A2 प्लस A3। अब A1, A2, A3 की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ M1, M2, M3, बिकॉज वो मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है मासेस M1, M2, M3। तो
A1, A2, A3 should be found out in terms of M1, M2, M3, the variables given in the question. इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लेते हैं। फर्स्ट ब्लॉक के लिए यहां पर फोर्स M1G आएगा, यहां पर फोर्स M2G आएगा और यहां पर फोर्स M3G। तो फर्स्ट ब्लॉक के लिए ऊपर जा रहा है तो ये फोर्स ज्यादा होगा, ये कम होगा, तो 2T minus M1G, 2T minus M1G will be M1A1, फर्स्ट इक्वेशन। ध्यान से देखेंगे, 2T minus M1G is equal to M1A1। इसकी बात करें, नीचे जा रहा है तो ये फोर्स ज्यादा होगा, ये फोर्स कम होगा, तो M2G minus T, M2G minus T is equal to M2A2, M2A2, पॉइंट नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। और इसके लिए ये नीचे जा रहा है तो ये फोर्स ज्यादा होना चाहिए, ये कम होना चाहिए, तो M3G minus T, M3G minus T will be M3A3, ये पॉइंट नंबर 3 आ गया। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम T निकालने की कोशिश करते हैं और फिर उस T को यहां पुट अप करेंगे ताकि A1 मिल सके। तो ऐसा करते हैं, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं M3 से, क्योंकि A2 का कोएफिशिएंट यहां पे M2 है, और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं M2 से। तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी, M2 M3G, M2 M3G माइनस M3T इज इक्वल टू M2 M3A2, और ये बनेगी M2 M3G माइनस M2T इज इक्वल टू M2 M3A3, M2 M3A3। अब इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2M2 M3G, ऐड कर दिया दोनों को, 2M2 M3G। आई होप आई एम करेक्ट, मैंने M3 से मल्टीप्लाई किया, सही बात है। ये हो जाएगा माइनस टी इंटू M2 प्लस M3 और इज इक्वल टू M2 M3 इंटू इज इक्वल टू M2 M3 इंटू A2 प्लस A3। ये क्वेश्चन नंबर मेरे पास 4 आ गई। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, A2 प्लस A3 मेरे पास 2A1 है, तो यहां पे A2 प्लस A3 को 2A1 रख देते हैं, तो 2M2 M3G माइनस T इंटू M2 plus M3, that becomes M2 M3 2A1, that is equation number 5। अब देखो क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 जो है मेरे पास, ये 1 इक्वेशन और ये 5th इक्वेशन, दोनों में से T इक्वलाइज कर देंगे तो सिर्फ A1 बचेगा, मुझे A1 मिल जाएगा। यहां से T कितना होगा, M1A1 प्लस M1G अपॉन 2, इसको सेट लेकर 2 से डिवाइड कर दिया, T आ गया, और यहां से T कितना आएगा, इस T को सेट लेके जाएंगे यानी इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 2M2 M3G माइनस 2M2 M3A1, इस सेट लेकर आए, और अपॉन M2 प्लस M3। देन यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई ऑल दोस थिंग्स। आपको सिर्फ A1 वेरिएबल बचा है हमारे पास, आपको A1 की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे ही A1 मिलेगा, अलग अलग इक्वेशन रख दीजिए, A1 की वैल्यू मिल जाएगी तो यहां रख दीजिए, आपको T मिल जाएगा, T को यहां पुट करेंगे तो आपको A2 मिल जाएगा, और T यहां पुट करेंगे तो आपको A3 मिल जाएगा। तो जैसे ही आपको यहां से A1 मिलेगा, उसको यहां रख दीजिए तो आपको टेंशन मिल जाएगा, टेंशन को यहां रखेंगे तो आपको A2 मिलेगा, टेंशन को यहां रखेंगे तो आपको A3 मिलेगा। इस तरह से देन यू कैन वर्क आउट फीड फर्दर। यहां पर मैं छोड़ देता हूं। इस तरह से पहले वर्चुअल वर्क मेथड से हमने A1 A2 A3 में रिलेशन निकाला, और फिर इक्वेशन ऑफ मोशन रखकर हम थोड़ा सोच करके पहले हमने क्या किया, A2 A3 की इक्वेशन कोएफिशिएंट इक्वलाइज किए ताकि A2 प्लस A3 टर्म मेरे पास आ जाए। फिर A2 प्लस A3 को मैंने रख दिया 2A1 रख दिया। अब इसमें से T और फर्स्ट इक्वेशन में जो T है उसको हमने इक्वलाइज कर दिया, हमें A1 मिल गया, फिर सारे काम हो जाएंगे। तो पहले मैंने आपको समझाया वर्चुअल वर्क की मेथड से A1 A2 A3 में रिलेशन कैसे आया। अब हम स्ट्रिंग कंस्टेंट मेथड देख लेते हैं, उससे A1 A2 A3 के बीच में रिलेशन निकालेंगे और बाकी सारा प्रोसीजर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इन सबको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। यू कैन पॉज एंड कॉपी जो भी मैंने किया था। इफ यू वांट टू मेक गुड नोट्स तो प्लीज मेक नोट्स ताकि आपको समझ में आए। अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग कांस्टेंट मेथड के लिए ये सारे टेंशन मैं मिटा देता हूं ताकि मैं लिख सकूं अच्छी तरह से।
और अबाउट ऑल द टेंशंस। ठीक है, तो अब मैं खाली लिखता हूं ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, दिस विल बी गोइंग डाउन, दिस विल बी गोइंग डाउन, दिस विल बी गोइंग डाउन। अब इसकी जरूरत नहीं है, लेट अस हैव लेस थिंग्स ऑन द बोर्ड। ओके, ये टेंशन की जरूरत नहीं है। देखो ये स्ट्रिंग लेंथ L1 और ये स्ट्रिंग लेंथ L2, L1 प्लस L2 कांस्टेंट है, ये मुझे पता है, L1 प्लस L2 कांस्टेंट है। देखो भाई मैंने सोचा है कि ये ऊपर आएगा, ये पुली तो फिक्स्ड है, तो L1 के बारे में सोचूंगा तो इसके ये मूव नहीं कर रहा है, फर्क नहीं पड़ेगा। L1 इज जॉइनिंग दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, दिस इज नॉट मूविंग, तो इसकी वजह से L1 चेंज नहीं होगा, लेकिन M1 ऊपर आ रहा है तो इसकी वजह से लेंथ 1 क्या होगी, रिड्यूस होगी। तो मैं L1 को लिखूंगा माइनस x1 मतलब डिस्प्लेसमेंट बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ 1। L2 को सोचें तो L2 इसको और इसको कनेक्ट किए हुए हैं, ये मूव नहीं कर रहा है लेकिन P2 नीचे जा रहा है, तो P2 के मूवमेंट से लेंथ 2 इंक्रीज होगा, तो मैं लिखूंगा प्लस xp2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो माइनस a1 प्लस ap2 विल बिकम 0, तो a1 विल बिकम ap2, तो ये मुझे समझ में आ गया a1 इज ap2। ये स्ट्रिंग की बात करते हैं तो ये L3 और ये L4, मुझे मालूम है कि L3 प्लस L4 भी कांस्टेंट है, L3 प्लस L4 भी कांस्टेंट है। L3 इज जॉइनिंग P2 एंड M2। अब देखो M2 नीचे जा रहा है, P2 भी नीचे आ रहा है, तो अगर मैं M2 को देखूंगा तो M2 के नीचे जाने से ये लेंथ इंक्रीज होगी और P2 के नीचे आने से ये लेंथ डिक्रीज होगी, है ना। ये L3 है, M2 नीचे जाएगा तो लेंथ इंक्रीज होगी, P2 नीचे आएगा तो लेंथ डिक्रीज होगी, लाइक दिस वी थिंक। तो मैं क्या लिखूंगा, M2 के मूवमेंट से लेंथ इंक्रीज हो रही है, तो L3 की बात हो रही है प्लस x2 और ये माइनस xp2। x2 ये नीचे जा रहा है, लेंथ इंक्रीज करेगा, ये नीचे आएगी तो ये लेंथ डिक्रीज होगी। इसी तरह से यहां देखें, ये नीचे जाएगा तो ये लेंथ इंक्रीज होगी और ये P2 नीचे आएगा तो ये लेंथ डिक्रीज होगी। तो मैं लिखूंगा ये मेरे पास L3 की बात हुई प्लस L4 की बात, प्लस x3 माइनस xp2 इज इक्वल टू k। तो मेरे पास आ गया x2 प्लस x3 माइनस 2xp2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। टेक डेरिवेटिव, तो a2 प्लस a3 माइनस 2ap2 इज इक्वल टू 0, तो a2 प्लस a3 बिकम्स 2ap2, इक्वेशन नंबर सेकेंड, और ap2 इज a1 यहां रख दीजिए, तो फाइनली मुझे मिल गया a2 प्लस a3 इज टू a1। ये वही रिलेशन आया जो पहले हमने वर्चुअल वर्क की मेथड से निकाला था, एंड फर्दर फिर आप आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया एक्सीलरेशन के बीच में रिलेशन दो मेथड से निकाल सकते हैं, और भी बहुत सारे मेथड्स हैं लेकिन मुझे ये दो मेथड पसंद है इसलिए वही सिखा रहा हूं। एक वर्चुअल वर्क मेथड है और एक स्ट्रिंग कंस्टेंट मेथड है, ठीक है। होप आपकी नॉलेज इंक्रीज हो रही है, आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन पसंद आ रहा है। प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं और आप कौन से सम्स चाहते हैं कि मैं आपके लिए सॉल्व करूं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।